Good morning, students. Once again, today we will discuss about the history lesson third, Nazism and the rise of Hitler. Okay, तो बेटा आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का लेसन थर्ड, जिसका नाम है राइज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। और ये लेसन का फर्स्ट वीडियो है। मैं हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को, इस लेसन को। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को ओपन कर लीजिए और इसको देखिए। ओके, तो हम चलते हैं, देखते हैं नाजिज्म है क्या। और और हिटलर, तो आप लोग तो हिटलर के बारे में तो कुछ ना कुछ सुना ही होगा। अगर नहीं सुने हैं तो हम लोग वन बाय वन सभी टॉपिक्स को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो लेसन्स हैं आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे इस लेसन में, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बीच में क्विट मत होइएगा। ओके, हम थोड़ा देखते हैं बैकग्राउंड के बारे में, बाद में समझेंगे इस स्टोरी को। लेकिन जो यहाँ पहले बैकग्राउंड है उसको देख लेते हैं। नाजिज्म जिस तरह से हमारे कंट्री में पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, उसी तरह से जर्मनी में एक पार्टी थी नाजिज्म, जिसको बोलते हैं नाथसीवाद। ठीक है, जिसको कि हिटलर ने राइज किया था, हिटलर ने इसको एस्टेब्लिश किया था। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इस स्टोरी के बारे में क्या है, मतलब बैकग्राउंड समझते हैं। इन द स्प्रिंग of 1945, a little 11 years old German boy called Hemant was laying in the bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. बेटा ये घटना है, बताया जा रहा है कि एक लड़का था 11 ईयर्स का, जिसका नाम हेमंत बताया गया, जो कि स्प्रिंग यानी कि ठंडे की मौसम थी 1945 की, जो अपने बेड में छुपे हुए अपने पेरेंट्स की आवाज़ें सुन रहा था। जो पेरेंट्स थे सीरियस टोन में, यानी कि घबराए हुए सीरियस बातें कर रहे थे। तो सुना कि हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he would commit suicide alone. उनके फादर जो है उनकी मदर से बात कर रही थी कि अब वो समय आ गया है कि या तो हमको पूरे फैमिली के साथ अब मर जाना चाहिए या अकेले हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। इनके फादर ने अपने मतलब इनकी हेमत के मम्मी से बात कर रहे थे सीरियस टोन में। इसको हेमत ने सुना था। ठीक है, his father spoke about his fear and revenge, killing entire family. His father spoke about his fear to revenge staying. Now the Alice will do us what we did the crippled the Jewish. दैट मीन्स ये कह रहे थे कि अब हम लोगों को समय आ गया है, या तो खुद से सुसाइड करना चाहिए या पूरे फैमिली के साथ, क्योंकि हम लोग जो जेविस के साथ किया है, जो एलाइस के साथ किया है, वही हमारे साथ वे लोग भी करेंगे, अब हमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा हेमत के फादर जो है कर रहे थे। तो क्या हुआ, द नेक्स्ट डे यानी कि बात करने के अगले दिन क्या हुआ, ही टुक हेमत टू द वुड्स। अब अगले दिन जो है हेमत के पिता जो हैं जाते हैं बगीचे में उसको लेकर के, वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रेन सॉन्ग। और उसके पिता जो है उसको बगीचे में ले जाते हैं और खूब लाड़ प्यार करते हैं, खूब हर्ष उल्लास मनाते हैं। शायद ये उनकी ज़िंदगी का लास्ट खुशी था। और तुरंत बाद ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में जो हेमत के फादर थे वो खुद से सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं, वो शूट कर लेते हैं। हेमत रिमेंबर्स दैट ही सॉ हिज फादर्स बॉडी ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस। तो हेमंत को याद है, आज भी याद है, कि जब उसके पिता की डेड हो गई थी या शूट कर लिए थे अपने आप को, तो उनकी जो डेड बॉडी थी या जो उनका जो ब्लड लगा हुआ जो कपड़े था, वो कहीं अदर प्लेस पर नहीं जलाने गया। उसको घर में चूल्हे जो था, उसको फायर प्लेस एट होम, यानी जो घर के चूल्हे था उसी में उसको जला दिया गया। ये बात जो है हेमंत को बहुत बढ़िया से याद था। So traumatized was he by what he had overheard and what had happened, यानी कि वो इससे बहुत डर गया और घबरा गया कि हमने अभी कल मदर फादर में क्या बातें हो रही थी वो हमने सुना, और आज उसी के अकॉर्डिंग जो है वो घटना हुई, उसके फादर जो है सुसाइड कर लिए। दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर फॉलोइंग 9 years।
वो बच्चा इतना डर गया था, इतना घबरा गया था कि वो अपने घर का खाना छोड़ दिया था। वो मना कर दे रहा था कि अब मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा। वो अगले 9 वर्ष तक, 9 इयर्स तक जो है घर का खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसको डर था, ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम। वो डर था कि कहीं मेरे पिता की बात कि या तो हम अकेले सुसाइड कर लेंगे या पूरे फैमिली के साथ सुसाइड करने का समय आ गया है। उसको डर था कहीं माँ जो है उसको खाने में जहर न दे दे, इसलिए वो अगले 9 वर्ष तक घर का खाना नहीं खाया। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये क्या वजह है? ये कौन है हेमत? कौन है उसके फादर? ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ये एलिड, हम लोग एक वर्ड पढ़ा है एलिड और एक्सिस। तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुए थे, तो उसमें जो वर्ल्ड है वो 2 ग्रुपों में डिवाइड हो चुका था, एलिड एंड एक्सिस। तो एलिड पावर में यूके एंड फ्रांस स्टार्टिंग में था, और बाद में 1941 में उसमें यूएसएसआर और यूएसए जो है ज्वाइन कर लिया था। इस प्रकार कहेंगे एलिड पावर में यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए जो था एलिड पावर में था। और एक्सिस पावर में जो अगेंस्ट पार्टी था उसमें था जर्मनी, इटली एंड जापान, जहां का हिटलर था। इसको जब समझेंगे आप लोग एलिड पावर, एक्सिस पावर, तो पूरी स्टोरी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए आप लोग मतलब एलिड पावर को समझ लीजिए कि यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएस था, जबकि एक्सिस पावर में जो एंटी पार्टी था उसमें था जर्मनी, इटली एंड जापान। जर्मनी, इटली, जापान था, ठीक है, एक्सिस पावर में। तो जो हिटलर था वो आपको एक्सिस पावर में था, जर्मनी का, ओके, उसके साथ में जापान और इटली भी था। बात समझे आप लोग? तो यहाँ पर चलते हैं आगे, देखते हैं। ऑल्दो हेमत may not have realized all that it meant. His father had been Nazi and supporter of Adolf Hitler. ये जो हिमुट था बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था, महसूस नहीं हो पा रहा था कि उसको कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जबकि जो हिटलर के फादर थे, सॉरी, जो हेमत के फादर थे वो हिटलर का बहुत बड़ा सपोर्टर थे, समर्थक थे। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एज हिटलर, यानी कि आप हिटलर के बारे में कुछ ना कुछ सुने होंगे। तो हम लोग नहीं सुने तो हम लोग यहाँ समझ लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे इसको। यू प्रोबेबली नो हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन टू कन्क्वेरिंग ऑल यूरोप। यानी कि जो हिटलर था उसके बारे में आप सुने होंगे कि बहुत ये तनाशाह था, डिटर्मिनेशन था, और अपने यूरोप को, पूरे यूरोप को चाहता था शासन करें, पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था, और अपने कंट्री को बहुत ही बड़ा, अधिक शक्तिशाली, पावरफुल बनाने की इसमें प्रबल इच्छा थी। किसमें? हिटलर में। यू मे हैव हियर्ड दैट ही किल्ड जेविस। आपने भी सुना होगा कि हिटलर जो है जेविसों को, इसे यहूदी बोलते हैं हिंदी में, उन लोगों को ये लाखों की संख्या में मारा था, किल्ड किया था। बट नाजीज वाज नॉट वन और टू आइसोलेट एक्ट, यानी किस तरह से नाजीज जो है एक या दो घटना नहीं की थी, एक दो नाजीजों को नहीं मारा था, जबकि इट वाज अ सिस्टम टू ऑफ स्ट्रक्चर आइडिया अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिसी। यानी कि ये एक दो की बात नहीं है, पूरे एक सिस्टम था, एक तरीका था, पूरे वर्ल्ड को ये किस तरह से देखने का काम करा था नाजीज ने। लेट अस सी व्हाई हेमत फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिक ऑफ हिज फियर वाज। हम समझने का प्रयास करेंगे आगे की स्टोरी में कि आखिर हेमत के फादर जो है सुसाइड क्यों किया, अपने को शूट क्यों किया, और आखिर डरने का मेन वजह क्या था। जब हिटलर के पास थे, जब हिटलर के साथ थे, और हिटलर इतना तनाशाह था, तो फिर आखिर उसके फादर को क्या वजह थी, क्या डर था, क्या मेन रीजन था कि उसको अपने से सुसाइड करना पड़ा। तो हम आगे की स्टोरी जब पढ़ेंगे सारे बैकग्राउंड मतलब समझ आ जाएगा। अब ये स्टोरी की बैकग्राउंड है, एक तरह से कह सकते हैं। देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ था, क्या बात था, चलते समझते हैं आगे। इन में 1945 जर्मनी सरेंडर टू एलिस। देखिए, जब वर्ल्ड वार सेकेंड हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो छिड़ा था, उसमें जो है एलिस पावर और एलिट पावर, तो आपने समझ चुका था कि एलिस पावर में कौन थे और एक्सिस पावर में कौन थे। तो जर्मनी जो था एलिस पावर को सरेंडर कर चुका था, आत्मसमर्पण कर चुका था। कौन? जर्मनी, हिटलर की पार्टी। किसको? एक्सिस पावर को, यानी कि यूके, फ्रांस और यूएसएसआर और यूएस को, ठीक है। तब क्या हुआ था? एंटी पार्टी व्हाट वाज कमिंग हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गयासोबेल एंड हिज इंटायर फैमिली committed suicide collectively in his Berlin
बंकर इन अप्रैल। यानी कि जब वो हिटलर जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हार चुका था, यानी जर्मनी हार चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वार, तो एलिट एक्सिस पावर को वो आत्मसमर्पण कर चुका था कि भाई मैं हार चुका हूँ। तब क्या हुआ, युद्ध हारने के बाद जो है ये जो बेल्स है, जो हिटलर का प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार मंत्री था, अपने पूरे फैमिली के साथ, हिटलर भी और दोनों अपने पूरे फैमिली के साथ बर्लिन के बैंकर्स में वो जो है सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सुसाइड कर लेते हैं अप्रैल में। एट द एंड ऑफ द वार, युद्ध की समाप्ति के बाद, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट न्यूरेमबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट द नाजीज वाज क्रिमिनल्स एंड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तब युद्ध समाप्त हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद, हिटलर को मर जाने के बाद, जो है साइड करने के बाद, जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेशनल मिलिट्री, एक इंटरनेशनल मिलिट्री की कह सकते हैं कोर्ट या कचहरी जो है इटेब्लिश किया गया, जिसमें ये जजमेंट करने का प्रयास किया गया कि आखिर हिटलर ने, नाजीवाद ने किस तरह से मानवता को मतलब मारा है, किल किया है, और किस तरह से मानवता के अगेंस्ट में ये क्राइम किया है। तो मानवता के अगेंस्ट में जो क्राइम हुआ था उसको जजमेंट करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, उसको वॉच करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल पार्टी जो है गठन हुई। ठीक है, जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, जर्मनी में जो है वार के समय में क्या क्या किया गया, स्पेशली दोज अगेंस्ट विच came to called crimes against humanity, raise serious moral and ethical question to invite worldwide condemnation. What were act these act, यानी कि इस तरह जब युद्ध समाप्त होने के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पर इस तरह से जो मानव की हत्या हुई, जो मानवता का मतलब विरोध हुआ या हत्या हुआ, उसके पूरे वर्ल्ड में लोगों द्वारा इसकी मतलब शिकायतें आने लगी, इसकी अवहेलना होने लगी, इसकी कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से ह्यूमिलेशन कर सकते हैं, बुराई होने लगी। तो उस पर आखिर वजह क्या था, क्या वजह था कि इस तरह से हुआ। देखते हैं कि अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार में थोड़ा सा बैकग्राउंड डाल लेते हैं हम लोग कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस समय जो है जर्मनी की जीत हुई थी, और सॉरी जर्मनी जो हार गया था, और जो एलिस पावर था, तो जर्मनी पर एक तरह से थोप दिया था पूरा युद्ध की हर्जाना, जितना लॉसेस हुए थे वर्ल्ड वार में उसका पूरा पूरा जो है लॉसेस जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया। तो आगे के स्टोरी में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ था, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने क्या क्या किया था। तो देखते हैं कि अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेज्ड ए जियोलॉजिकल वार। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार तो चल ही रहा था 1940 के दशक में, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वार तो अलग अलग कंट्री से हो रहा था, बट जर्मनी में हिटलर द्वारा एक दूसरे तरफ का युद्ध चल रहा था। इसको बोलते हैं जिनोजियल वार। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है जिनोजिकल वार में, कि अपने ही कंट्री के एक विशेष जाति के लोगों को लाखों की संख्या में हत्या करना, लाखों की संख्या में मार देना, ऐसे वार को बोलते हैं जिनोजिकल वार। तो जर्मनी में वर्ल्ड वार के साथ साथ जिनोजिकल वार भी छिड़ा था, यानी कि अपने ही कंट्री के लोगों को, जो हिटलर के पार्टी के नहीं थे, उन लोगों को एक तरह से लाखों की संख्या में मर्डर कर दी गई थी कि किस रूप में, तो विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोप के निर्दोष लोगों को, ठीक है, जो सिलेक्टेड ग्रुप के लोग थे, उस जाति के या उस कास्ट के या उसके हिटलर के पार्टी के नहीं थे, वैसे लोगों को चुन चुन करके लाखों की संख्या में मार दिया गया था, मारा जा रहा था। द नंबर ऑफ पीपुल किल्ड इंक्लूड 6 मिलियन जेविस। देखिए इस संख्या में जाकर 6 मिलियन जेविस को यानी कि यहूदियों को मारा गया था। नियर अबाउट 2 लाख जिप्सी को मारा गया था। 1 लाख या 1 मिलियन पोलिस यानी कि पोलैंड के जो निवासी थे वहां के लोगों को मारा गया था। एंड 70,000 जर्मन के लोगों को मारा गया था, जो कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली डिसेबल, जो शारीरिक और मानसिक रूप से डिसेबल थे, वैसे लोगों को यहाँ मार दिया गया था। इम्यूनिकेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो इनके हिटलर के पार्टी के खिलाफ भी थे, वैसे लोगों को भी। नाजी डिवाइज एंड अनप्रेशनल मीन्स किलिंग पीपुल, यानी कि इसका एक पास मतलब सिस्टम था मारने का,
इसमें आता है आपको दैट इज बाय गैसिंग चेम्बर। हम आगे पढ़ेंगे लेसन में कि गैसिंग चेम्बर था, गैस का चेम्बर बनाया गया था, यानी कि रूम बनाया गया था। उस रूम में लाखों लोगों को एक साथ, चलो भाई वहां पर कुछ एक्टिविटी हो रहा है, आप लोगों को दिखाना है, इस बहाने से ले जा करके उन लाखों लोगों को के ऊपर जो है जहरीला गैस, पॉइजनस गैस जो है मतलब फ्लो करके लोगों को मारने का सिस्टम बनता था। कंसंट्रेशन कैंप पढ़ेंगे, गेटो पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ने को मिलेंगे लेसन में, जिसके वजह से, जिसके थ्रू हिटलर ने जो है क्या किया है, वहां के लोगों को किल किया था। ओके, गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक सच द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सैंक्शन ओनली 11 लीडिंग नाजी टू डेथ, मेनी अदर्स वेयर इम्परजेंट फॉर लाइफ। उसमें से बहुत लोगों को जो है वो जो ये जो क्या बोलते हैं, जो कोर्ट जो बैठी, उसमें बहुत लोगों को लाइफ की सजा दी, यानी कि होल लाइफ उम्र कैद की सजा दी। और रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड ट्रिब्यूशनल डिड कम एट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वाच फॉर अ शॉर्ट ऑफ द brutality and extent of their crimes. The Allies did not want to be an harass to defeat Germany as they had been after the First World War. आखिर हम पढ़ेंगे इसमें कि आखिर इस तरह से हिटलर को ऐसा करना क्यों पड़ा, क्या वजह था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो जर्मनी की दशा हुई, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वार की जो हम कह सकते हैं नींव जो है स्टार्ट हो गई थी। तो क्या वजह हुआ था, क्यों ऐसा है, हम आगे पढ़ेंगे। एवरी वन कम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी वुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऐसा लोगों का कहना है कि नाजी का जो मतलब डेवलपमेंट हुआ या फिर राइज हुआ, उत्पत्ति हुई, कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त के बाद से ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये था उसका बैकग्राउंड। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों जर्मनी में, क्या वजह थी जर्मनी में इस तरह के लोगों को मारने की, हिटलर ने क्यों ऐसा लोगों को किया। ठीक है, तो हम आगे के स्टोरी में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ द वेमियर रिपब्लिक में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो पेज नंबर आपका 51 में है। तो यहाँ से हमारी स्टोरी जो है 1 बाय 1 स्टार्ट होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि जो हेमथ के फादर थे, इतने पावरफुल व्यक्तियों के साथ रहने के बाद भी सुसाइड करने को उनकी नौबत आ गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हिटलर उतने पावरफुल व्यक्ति जो है अपने पूरे फैमिली के साथ बर्लिन के बैंकर में सुसाइड कर लेता है, आखिर क्या वजह था। हमको समझने का प्रयास करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। देखिए वाइमर रिपब्लिक क्या होता है, थोड़ा सा हम समझा दें आप लोगों को। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था 1914 से 1948 में, 1918 में, यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय रहा वो 1914 से 1918 के बीच में रहा। ठीक है, तो 1820 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुए थे, तो उस समय जो वहाँ की इंपेरियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जो राजतंत्र था वो बिल्कुल समाप्त हो चुका था। क्योंकि राजा महाराजा जो राजतंत्र था वहाँ का, अब वो कंट्री को और गवर्न करने के पक्ष में नहीं था। क्योंकि वहाँ इतने लॉसेस हो चुके थे कि फिर कंट्री को इस्टेब्लिश करना, फिर कंट्री को स्टैंड करना बस की बात नहीं थी। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, उन लोगों ने एक मीटिंग किया, सेटअप किया और एक पार्टी बनाई जिसका नाम था, आपको बता दें हम, नेशनल असेंबली के थ्रू वहां पर फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया वाइमर में, जिसका नाम दिया गया वाइमर रिपब्लिक। ओके, तो वाइमर प्लेस का नाम है जर्मनी का, जहां पर कि एक नेशनल पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और वहां पर इलेक्शन के थ्रू, यानी कि वहां पर स्त्री और पुरुष सभी लोगों को वोट देने के राइट मिले, यानी कि उसको बोलते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी। आपने उनका सेट में पढ़ा होगा एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो उसके थ्रू वहां पर इलेक्शन हुए और इलेक्टेड पर्सन जो है गवर्नमेंट को चलाने का काम किया। तो आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, वाइमर रिपब्लिक का क्यों हुआ, हम थोड़ा समझ लेते हैं बुक से। ठीक है, देखिए जर्मनी, बुक में देखिए आप लोग पेज नंबर 51, जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1910, 1905, 1900 मतलब 14 से पहले जो था, जर्मनी बहुत ही पावरफुल कंट्री था। ठीक है, फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार को लड़ा 1914 से
18 के बीच में अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर, यानी कि ऑस्ट्रियन जो राजा थे उनके साथ होकर के वो लड़ाई लड़ा एलिस पावर के विरोध में। जैसे मैंने पहले बताया था कि एलिस पावर क्या है और एक्सिस पावर क्या है। तो एलिस पावर में इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया था। उसके अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलियन कंट्री की ओर से जो है जर्मनी युद्ध लड़ी थी। ओके, कब? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। याद रखना ना, टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918। ओके, तो ऑल ज्वाइंट द वार इथेंसिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम द क्विक विक्टोरी, यानी कि सबको ये था कि चलो भाई युद्ध है, ये तुरंत ही समाप्त हो जाएगा, हमारी जीत हो जाएगी। इस सबकी इच्छा थी कि युद्ध जो है हम तुरंत ही जीत लेंगे। लेकिन लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार कुड स्ट्रेच ऑन, लेकिन धीरे धीरे युद्ध क्या हो गया, ये बढ़ते चला गया। नहीं देखना, 4 ईयर्स जो है लगातार कंटिन्यू वार चलता रहा। इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, यानी कि धीरे धीरे जर्मनी की जो ये थी, जो संपत्ति थी यानी रिसोर्सेज था, वो क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त होते चला गया। जर्मनी मेड इनिशियल ग्रेन्स बाय द ऑक्युपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम, जर्मनी जो है धीरे धीरे फ्रांस और बेल्जियम को जो मतलब पहले जो ऑक्युपाई किया था यानी कब्जा किया था। हाउ एवर द एलिस स्ट्रेन द यूएस एंट्री इन द 1917, यानी कि जो एलिस पावर में जो फ्रांस यूएसए की एंट्री हुई, यानी कि यूएसए पहले नहीं था, पहले बताया था आप लोगों को। तो यूएसए जो है 1917 में एक्सिस पावर में आया, तो जो एक्सिस पावर की जो शक्ति थी और जो है ज़्यादा बढ़ गई। वन डिफिटिंग जर्मनी, और जर्मनी पर विजय प्राप्त कर ली। एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1908, यानी कि 1908 में जर्मनी की जो है वो हार हो चुकी थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की जो है वो हार हो चुकी, जर्मनी जो है सरेंडर कर चुका था। द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, अब जर्मनी जो हार हो चुका था, इंपीरियल यहाँ पर राजतंत्र की जो जर्मनी की जब हार हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, एंड द एब्डिशन ऑफ द एम्परर गेव द अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टी टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। तब क्या हुआ, जब वहाँ राजतंत्र समाप्त हुआ था तब वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री पार्टियों का, यानी कि एक तरह से असेंबली पार्टियों का एक मौका मिला, और वो लोग फिर से जर्मन की पॉलिटी को रिकास्ट किया, फिर से वहाँ पर जर्मन में जो है पॉलिटिकल पार्टीज को इटेब्लिश किया और सेटअप किया। और नेशनल असेंबली मीट एट वाइमर, जो नेशनल असेंबली थी वहाँ पर वाइमर में मिली, मीटिंग रखी, एंड इटेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे कंट्री में है ना, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सेंटर है, उस प्रकार से वहाँ पर भी यानी कि जर्मनी में भी जो है डेमोक्रेटिक कंस्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वहाँ फेडरल जो है गवर्नमेंट इटेब्लिश हुआ। डिस्प्यूट वेयर नाउ इलेक्टेड द जर्मन पार्लियामेंट एंड रिस्टेक ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वोमेन। और फिर से वहां पर क्या हुआ कि वोमेन और मेन द्वारा वोट दे करके जो है नेशनल असेंबली, जो जर्मन पार्लियामेंट की जो मेंबर्स थे उसको चुनाव किया गया, और वे लोग क्या किए, जर्मन को फिर से अपना जो है गवर्नमेंट करना स्टार्ट किए थे। समझा आप लोगों को कि ये वाइमर रिपब्लिक क्या हुआ, कैसे संगठन हुआ? बेटा रिप्लाई में समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। ओके, तो इस तरह से जो है वहां पर जर्मन वाइमर का इटेब्लिशमेंट हुआ। आगे देखते हैं, दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय हिज ओन पीपुल लार्जली बिकॉज ऑफ देम टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए, ये वाइमर रिपब्लिक तो गठन हो गया, बट वहां के लोग ही, जर्मनी के खुद लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो हार हो चुकी थी, ठीक है, और हार होने के बाद जो एक्सिस पावर था, सॉरी जो एलिट पावर था, इन पे जो युद्ध का जो कंपेंशन था, हरजाना था, ये थोप चुका था कि जो भी जर्मनी को कंट्रोल करेगा, जो भी जर्मनी को शासन करेगा, वे वर्ल्ड वार में हुए जो लॉसेस हैं उसको वो मेंटेन करेगा, यानी क्षतिपूर्ति करेगा, कंपेंशन देगा। इसलिए वहां जर्मनी के लोग भी इस वाइमर रिपब्लिक को लो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ओके, द पीस ऑफ ट्रेटी एट वर्साय, यानी कि वर्साय में एक संधि हुई थी एक्सिस पावर और एलिट पावर में, ठीक है, समझौता इसको बोलते हैं,
ट्रीटी ऑफ वर्साय आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जीके वगैरह में कि वर्साय की संधि हुई थी, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है जर्मनी की जो हार हो चुकी थी और जितने भी युद्ध में लॉसेस हुए थे उसका दोषी जो है जर्मनी को मानते हुए एलिट पावर ने उसको कंपेंशन के रूप में बहुत सारे फाइन जो है लगाए थे। इसके वजह से वहाँ के लोग, जर्मनी के जो वाइमर रिपब्लिक था उससे लोग भी संतुष्ट या खुश नहीं थे। देखते हैं, वर्साई विद द एलिस वाज द हरास्ट एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस। जर्मनी लॉस्ट द ओवरसीज कॉलोनीज। ये जर्मनी जो पहले अपने अपने अलग अलग कंट्री पे जो अधिकार करता था उन सारे कंट्री को वो छीन लिया गया उससे। द 10th ऑफ द फर्स्ट इट्स पॉपुलेशन, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उसका लगभग 10वां भाग ले लिया गया, और 13% ऑफ ही टेरिटोरीज, जो उसके पड़ोसी एरिया थे लगभग 13% जो है उसको भी वापस कर लिया गया, एलिट पावर ने उसको ले लिया। और 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस। जो कोल माइन था वहाँ का जर्मनी के जो अंडर में आता था उसको फ्रांस ने ले लिया। एंड पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया जो है उसको ले लिया। ठीक है, यानी कि जो जर्मनी का जो अलग अलग हिस्सा था जहाँ से उसके रिसोर्सेज थे उसको एलिट पावर ने क्या किया, उसको विड्रॉ कर लिया, उसको फिर से वापस ले लिया या उससे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं, द एलिट पावर डिमोरलाइज, यानी कि इसको डिमोरलाइज टू जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर, यानी कि इसके पावर को बिल्कुल ही छीन लिया गया, ले लिया गया। एक तरह से मतलब इसको अपंग बना दिया गया, किसको, जर्मनी को। एंड द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डैमेज एलिट कंट्रीज suffered. Germany was forced to pay compensation amounting £6 billion। और इसके साथ साथ जैसे कोल माइन ले लिए गए, इसके आयरन माइन ले लिए गए, इसके जो टेरिटोरी था वो छीन लिया गया, और इतना होने के बाद भी उसको पर ईयर $6 बिलियन जो है एक ऊपर से हर्जाना भी लगा दिया गया। द एलिट आर्म्स आल्सो occupied to resource rich Rhineland for 1920। Many Germans held a new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the discharge of the Versailles। और वहाँ की देखकर जर्मनी को जो है अपंग बना दिया गया, जर्मनी की सारे रिसोर्सेस को यहाँ से ले लिया गया, और उस तरह से जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लॉसेस हुआ था उस वाइमर रिपब्लिक द्वारा बनाए गए न्यू पार्टी को पूरे का पूरे जो है हर्जाने कंपेंशन पे करने को वो मतलब बाध्य किया गया। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं कल, इफेक्ट ऑफ द वार, आखिर वार का इफेक्ट क्या पड़ा। ओके।